लेकिन विधानसभा स्तर की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो चरमराई हुई नजर आई। 2020 में भी आपको थंपिंग मेजॉरिटी मिली है। क्या लग रहा है 2022 में क्या 2017 दोहराएगा या नया इतिहास लिखा जाएगा? 5 सालों में 2 चुनाव हुए, 2 चुनावों में हार मिली, शिकस्त मिली, चाहे वो 2017 हो चाहे वो 2019 का लोकसभा चुनाव हो। इसी बीच में एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी कॉर्पोरेट कल्चर को निभा रही है और शायद यही वजह रहती है कि आईपैक जैसी चुनावी मैनेजमेंट कंपनी का सहारा 2020 के चुनाव के लिए लड़ना पड़ता है। जब आंदोलन से निकली हुई पार्टी है तो उसको एक आप जब चुनाव लड़ते हैं ना, देखिए ईमानदार लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं होता है ना कि प्रशांत किशोर जैसे इलेक्शन टाइकून को हायर कर पाए। अगर प्रशांत किशोर को हायर करना था तो उत्तर प्रदेश में हायर करते, जहां पे जमीन ही तैयार नहीं है। ईमानदार अगर थे तो इतना पैसा कहां से आया? देश में जो 28 राज्य हैं उनमें आधी सरकार है, तब आपका इतना बड़ा मैकेनिज्म हो जाता है कि आप प्रशांत किशोर जैसे इलेक्शन टाइकून को, इलेक्शन मैनेजमेंट के टाइकून को हायर कर लेते हैं। तो शायद आप जिस दिन केंद्र में आए तब तो क्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे भाजपा का दफ्तर है, आप तो ताज ही बना डालेंगे अपने लोगों के लिए। देखिए, ये तो बड़ा कहना बड़ा नाइंसाफी होगी। नाइंसाफी कैसे होगी? आपका विधायक टैंकर वाले के ऊपर दबाव डालते हुए पाया जाता है, टैंकर वाला व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, वो व्यक्ति ईमानदार कैसे हो सकता है? 2013 में अन्ना थी, किरण बेदी थे, योगेंद्र यादव थे, प्रशांत भूषण थे, कुमार विश्वास थे, और 2020 में इनमें से कोई भी नहीं था। अगर मैं बाद में काउंटर नहीं करूंगा ना तो लोग मुझे बोलेंगे कि ये आम आदमी पार्टी का हो गया। इसका लिविंग लेजेंड है, लिविंग एग्जांपल है, चाहे विधानसभा स्तर की बात की जाए चाहे लोकसभा स्तर की बात की जाए। एनटी रामाराव बहुत बड़े नेता रहे, पहले अभिनेता भी रहे थे, वो इसके लिविंग एग्जांपल है। तो ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने ये करिश्मा पहली बार, अब यहीं पे मैं आ रहा हूँ, इस करिश्मे का प्रचार सबसे ज्यादा होगा। देखिए, जहाँ पे लोग उम्मीद हार गए थे कि भाई कब मीठा पानी आ सकता है, डब्बे पूरी जिंदगी डब्बे से पानी उठाना पड़ेगा क्या, वहाँ अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे एरिया में मीठा पानी लाने का काम किया। बहुत ज्यादा पानी दे दिया, 10 सेकंड हो गए आपके, बहुत ज्यादा पानी दे दिया, अब इतना पानी दे दिया कि दिल्ली की जो विश्व स्तरीय स्कूल है वो पानी के अंदर डूबा हुआ था और वहां से पानी निकलवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षदों को फोन करना पड़ा स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। हमारे साथ महावीर इनक्लेव वार्ड से पवन शर्मा है। पवन शर्मा आम आदमी पार्टी के नेता हैं, साथ ही साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रतिनिधि भी हैं। मुझे अच्छा लगता है जब राजनीति में मुझे युवा लोग नजर आते हैं, और पवन शर्मा ने जब राजनीति शुरू की थी तब शायद वो युवा नहीं, बाल्य अवस्था के अधेड़ उम्र में कहे जा सकते हैं। पवन जी, स्वागत है पहले तो आपका। थैंक यू सो मच। पवन जी, 2015 में आपको थंपिंग मेजॉरिटी मिली और 2017 में निगम चुनावों में आपको हार भी मिली। आम आदमी पार्टी से नैतिक जीत कह सकती है क्योंकि पहली बार चुनाव लड़े, पहली बार में ही सीटें आई, तो अच्छी चीज़ है। लेकिन विधानसभा स्तर की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो चरमराई हुई नजर आई। 2020 में भी आपको थंपिंग मेजॉरिटी मिली है। क्या लग रहा है 2022 में क्या 2017 दोहराएगा या नया इतिहास लिखा जाएगा? देखिए, मैं आपका बड़ा सुन रहा था, ये आम आदमी पार्टी का एक आंदोलन है। एक्चुअली राजनीतिक पार्टी नहीं है, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। 2013 में जब पार्टी बनी तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 28 सीट आई। कोई यकीन नहीं कर रहा था कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ भी सकती है, चुनाव जीत भी सकती है, इनके एमएलए भी बन सकते हैं। कोई यकीन नहीं करता था, हंसते थे हमारे ऊपर। हमने सरकार बनाई, 49 दिन में ऐसा काम करके दिखाया कि जिसकी मिसाल पूरा दिल्ली देता है, पूरा देश देता है जी। लोगों को यकीन हुआ कि नहीं भाई, आम आदमी पार्टी जीत तो सकती है, ये लोग अच्छे ईमानदार लोग हैं, कुछ कर भी सकते हैं अच्छा। फिर से चुनाव हुए, 2015 के चुनाव हुए। दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया। 49 दिन की सरकार देखी थी उन्होंने कहा नहीं, लोग अच्छे हैं, काम ये कर सकते हैं। प्रचंड बहुमत, ऐतिहासिक बहुमत, 67 सीट मतलब देना किसी पार्टी को मतलब अपने आप में ऐतिहासिक रहा। बिल्कुल। और उसको अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा निभाया, ऐसा लोगों के लिए काम किया कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के दिल में बस गए। और देखिए 2020 में फिर से चुनाव हुए,
पर ये ऐसा होता नहीं अक्सर कि भाई जहां पे आपकी 2 टर्म की सरकार हो जाए और तीसरी टर्म में आप फिर से इलेक्शन के लिए जा रहे हो और आपको उतनी ही प्रचंड बहुमत मिल जाए, ऐसा मतलब संभव बहुत कम हुआ है। और देखिए दिल्ली के लोगों ने फिर से भरोसा दिखाया अरविंद केजरीवाल पर। अगर 62 सीट आई जी बिल्कुल जी, 62 सीट आई, 67 से 62 तक का सफर किया। 5 साल का उसमें समय था। 5 सालों में 2 चुनाव हुए, 2 चुनावों में हार मिली, शिकस्त मिली, चाहे वो 2017 हो चाहे वो 2019 का लोकसभा चुनाव हो। इसी बीच में एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी कॉर्पोरेट कल्चर को निभा लेती है और शायद यही वजह रहती है कि आईपैक जैसी चुनावी मैनेजमेंट कंपनी का सहारा 2020 के चुनावों के लिए लड़ना पड़ता है। देखिए ऐसा कहना बड़ा नाइंसाफी होगी कि किसी जब आंदोलन से निकली हुई पार्टी है तो उसको एक आप जब चुनाव लड़ते हैं ना, देखिए आप चुनाव लड़ते हैं, जब चुनाव लड़ते हैं तो आपकी सारी रणनीति आपको उसमें लगानी होती है जी। आपको अपने वॉलंटियर्स भी आपका इलेक्शन लड़ते हैं, आपका पूरा संगठन इलेक्शन लड़ता है, प्लस जो मशीनरी होती है। देखो क्या होता है कि हर पार्टियां आज हमारे देश में मतलब 2,500-3 हजार पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, 3600 के आसपास कुछ रजिस्टर्ड हैं जहां मेरी जानकारी में। सबकी सब पार्टियां के पास इतना मैकेनिज्म नहीं है कि वो पूरा अपना वॉलंटियर बेस तो हो सकता है भाई, अपने अपनी सबकी सीमित सीमाएं हैं, वो सारा उनको इक्विपमेंट सारा सब कुछ मशीनरी कोई बंदा अपने से हायर करता है, कोई बंदा खरीदता है। ईमानदार लोगों के पास इतना पैसा भी तो नहीं होता है ना कि प्रशांत किशोर जैसे इलेक्शन टाइकून को हायर कर पाए। अगर प्रशांत किशोर को हायर करना था तो उत्तर प्रदेश में हायर करते हैं जहां पे जमीन ही तैयार नहीं है। ईमानदार अगर थे तो इतना पैसा कहां से आया? देखिए पैसे वाली आपने प्रशांत किशोर आपने बड़ी अच्छी बात बोली, पैसे वाली मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखो मैं इलेक्शन कैंपेन में मैंने मैनेज किया है, तो जहां पे आम आदमी पार्टी 1 रुपया खर्च करती है, जो अभी किया है आपके सामने बात है, ADR में सारा सब कुछ पार्टी इलेक्शन कमीशन में सबमिट किया है, जहां आम आदमी पार्टी ने 1 रुपया खर्च किया है, बीजेपी ने वहां पे 10 रुपए खर्च किए हैं। बिल्कुल। नोटबंदी से पूरे देश को नुकसान हुआ, लेकिन बीजेपी को फायदा हुआ। कैसे फायदा हुआ? जिन्होंने सारे अपने एरिया में जितने इनके डिस्ट्रिक्ट में सारे इनके ऑफिस थे, सब सारे ऑफिस बना डाले, उन्होंने जमीन खरीद डाली। आज देखिए दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे आम आदमी पार्टी का ऑफिस देख लीजिए, बीजेपी कांग्रेस का ऑफिस देख लीजिए। आम आदमी पार्टी सिंगल फ्लोर ऑफिस में अपना काम चलाती है, बीजेपी का 7-7 मंजिल के ऑफिस बने हुए हैं, बड़े बड़े ऑडी बने हुए हैं। पैसा कहां से आता है? बड़ी बात ये है पैसा कहां से आता है? सुनिए पवन जी, एक देश में जो 28 राज्य हैं उनमें आधी सरकार है आपकी, तब आपका इतना बड़ा मैकेनिज्म हो जाता है कि आप प्रशांत किशोर जैसे इलेक्शन टाइकून को, इलेक्शन मैनेजमेंट के टाइकून को हायर कर लेते हैं। तो शायद आप जिस दिन केंद्र में आए तब तो क्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे भाजपा का दफ्तर है, आप तो ताज ही बना डालेंगे अपने लोगों के लिए। देखिए ये तो बड़ा कहना बड़ा नाइंसाफी होगी। नाइंसाफी कैसे होगी? आपका विधायक टैंकर वाले के ऊपर दबाव डालते हुए पाया जाता है, टैंकर वाला व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, वो व्यक्ति ईमानदार कैसे हो सकता है? आपने 2 सवाल किए। पहला सवाल तो एक, देखिए आप कहते हैं कि आप बड़े ताजमहल बना लेंगे, ये नाइंसाफी होगी ये कहना। नहीं बनाएंगे। आप 2013 में कौन से प्रशांत किशोर आए थे? 2015 में कौन से प्रशांत किशोर? अन्ना थी, किरण बेदी थे, मुझे बोलने दीजिए। योगेंद्र यादव थे, प्रशांत भूषण थे, 2015 में दिल्ली के, और 2020 में इनमें से कोई भी नहीं था। मतलब आपने तो अपनों को भी नहीं छोड़ा। आप मुझे समय दीजिए, देखो आपने सवाल किया है, मैं जवाब देगा, समय दीजिए। अगर मैं बाद में काउंटर नहीं करूंगा ना तो लोग मुझे बोलेंगे कि ये आम आदमी पार्टी का हो गया। दिल्ली के 2 करोड़ लोग आम आदमी है। देखो जी, जो आदमी पॉलिटिकल पावर में नहीं है या सत्ता, बड़े बड़े पूंजीपति नहीं है, पूंजीपति आम आदमी कह सकते हैं एक एंगल से, हम ये नहीं कहते पूंजीपति सारे बेकार है, बिल्कुल। पर दिल आम आदमी है, जो बंदा गलत काम नहीं करता वो आम आदमी है। मेरा मानना ये है। बहुत बड़े पूंजीपति तो अब आपके पास में। देखिए सुशील गुप्ता साहब कितने बड़े पूंजीपति हैं, परिभाषा क्या जानते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? अगर कोई बंदा गलत काम नहीं करता तो वो आम आदमी है, क्योंकि मुझे लगता है कि आम आदमी कभी गलत काम नहीं करता। जिसके पास किसी सत्ता का दुरुपयोग करने की शक्ति नहीं है तो वो कहां से उल्टे सीधे काम करेगा। मैं आपकी बात पे आता हूं, आपने 2 सवाल किए। एक तो ये कि 2015 में जब आम आदमी पार्टी जीते, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा दिखाया। वो किसी मशीनरी पे नहीं दिखाया, उन पर दिखाया। 5 साल सरकार चलाई। आप बता दीजिए इतिहास, किसी भी राज्य में 5 साल सरकार चलाने के बाद तीसरी बार जब कोई सरकार चुनाव लड़ती है, कोई पार्टी चुनाव लड़ती है, उतना ही बहुमत किसी राज्य ने दिया हो, ये प्रचंड बहुमत दिल्ली के लोगों ने कारनामा करके दिखाया। एग्जांपल दे देता हूं। गुजरात में नरेंद्र मोदी इसका लिविंग लेजेंड है, लिविंग एग्जाम्पल है। चाहे विधानसभा स्तर की बात की जाए, चाहे लोकसभा स्तर की बात की जाए। एनटी रामाराव बहुत बड़े नेता रहे, पहले अभिनेता भी रहे थे, वो इसके लिविंग एग्जाम्पल है। तो ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने ये करिश्मा पहली बार किया है। अब यहीं पे मैं आ रहा हूं, इस करिश्मे का प्रचार
सबसे ज्यादा उन्होंने किया है। देखिए, आपका बड़ा वाजिब सवाल था। मैं इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं महावीर एन्क्लेव में रहा हूँ, विजय एन्क्लेव में मेरा पूरा बचपन बीता है। मैं जिंदल स्कूल में पढ़ा हूँ, यहीं से साथ आप जानते होंगे। और जब हम स्कूल से वापस आते थे, बड़ी दुख भरी दास्तां है पूरे महावीर एन्क्लेव विजय एन्क्लेव की, बड़ा बुरा लगता था। स्कूल से आते टाइम बस्ते रखते थे, घर वाले कहते चलो टैंकर आ गया, डब्बे उठा के लेके आओ। हमारे एरिया में कोई ऐसा शख्स अमीर गरीब नहीं था जिसने कि टैंकर से डब्बे नहीं उठाए हों या टैंकर वाले को पैसे इकट्ठे करके ना दिए हों। बताइए, दिए थे नहीं दिए थे? सबने दिए, ऐसा कोई शख्स नहीं बचा। अब जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई, उससे पहले आप देखिए 15 साल हमारे यहाँ पे बीजेपी के एमएलए रहे और 15 साल कांग्रेस की सरकार रही है, दोनों रहे। हमारे एरिया में पानी की पाइपलाइन बहुत पुरानी है। हम तो भूल भी गए थे कि हमारे पानी पाइपलाइन है भी कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आती है और रात को हम देखते हैं कि एक दिन मीठा पानी आ गया। मतलब ये अचंबा, आज हमारे एरिया में मीठा पानी पाइपलाइन से आ रहा है। तो ये तो हमारे सपने जैसा हुआ, सपना साकार करने जैसा हुआ। मुझे याद है, मैं 10 सेकंड रुक रहा हूँ, 10 सेकंड। देखिए, जहां पे लोग उम्मीद हार गए थे कि भाई कभी मीठा पानी आ सकता है, डब्बे पूरी जिंदगी डब्बे से पानी उठाना पड़ेगा क्या, वहां अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे एरिया में मीठा पानी लाने का काम किया। बहुत ज्यादा पानी दे दिया, 10 सेकंड हो गए आपके। मैं इसी बात आता हूं, पानी दे दिया, अब इतना पानी दे दिया कि दिल्ली की जो विश्व स्तरीय स्कूल है वो पानी के अंदर डूबा हुआ था और वहां से पानी निकलवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षदों को फोन करना पड़ा स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा। मैं आपकी बात बताता हूं। देखिए, जब आप महावीर एन्क्लेव विजय एन्क्लेव में पानी लेके आ गए तो लोगों ने आपके लिए कैंपेन किया। ये कैंपेन पैसे से नहीं हो सकता था, ये लोगों का कैंपेन था। बोलो अरविंद केजरीवाल बढ़िया, इनको वोट दें। मैं बात बताता हूं, दूसरी बात भी कहा था कि केजरीवाल तुझसे बैर नहीं, भावना तेरी खैर नहीं। आप लोकल में तो क्या आपने पोस्टर देखा था? नहीं, देखो ये सब 18-19 के दौरान ये पोस्टर देखा था। ये सब राजनीतिक प्रोपेगेंडा हो सकता है। ये पोस्टर देखा था या नहीं देखा? मुझे बोलने दीजिए ना, आपने देखा था या नहीं? ये मेरा बोलने दीजिए। देखिए, ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा हो सकता है, देखा था, हो सकता है। सुन तो लीजिए, ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा हो सकता है, लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उन्हीं विधायिका को हमारे महावीर एन्क्लेव विजय एन्क्लेव पालम विधानसभा के लोगों ने दोबारा जता के दिया। इस बात में मोहर लगाई कि हमारी भावना गौड़ जी, हमारी विधायक जो हैं वो काम सही कर रही थी। सुनिए, अब जब हमारे एरिया में पानी आ गया तो ये वाला काम यहाँ के लोगों ने किया कि भाई अरविंद केजरीवाल जी बढ़िया काम कर रहे हैं तो वोट अरविंद केजरीवाल जी को देना पड़ेगा। वो पैसे से वोट नहीं कर रहे उन्होंने अपने काम से वोट किया। अब मैं आपकी बात बताता हूँ, क्षेत्रीय मुद्दे का आपने जिक्र किया स्कूल वाला। देखिए, होता क्या है कि हमारे एरिया में रोड नहीं थे। आप अगर यहाँ से पहले गुजरे हो आपको आइडिया होगा। बिल्कुल, बड़ी शर्म सी आती थी यार किसी रिश्तेदार को बुलाने में कि भाई रोड नहीं है। भाई 15-15 साल जो सरकार रही है, पार्षद यहाँ पे पार्षद भी रहे, उनके यहाँ पे एमएलए भी रहे, यहाँ पे उनके सांसद भी रहे। और जब हमारे यहाँ पर रोड नहीं बन पाई और जब अरविंद केजरीवाल की सरकार आई तो आप देखिए जाके कितने मस्त रोड बनाए हुए हैं। रोड ऐसे बना दिए पानी की निकासी की जगह ही नहीं छोड़ी। अब बताता हूँ, उस बात बताता हूँ। देखिए, ये थोड़ा टेक्निकलिटी आपको समझना पड़ेगा कि जब DSIDC दिल्ली सरकार की संस्था है, उन्होंने रोड बना दिए। अब उनकी जिम्मेदारी क्या है? उसका मेंटेनेंस होता है। सीवर लाइन डाल दिया, उसके मेंटेनेंस होता है। तो DSIDC दिल्ली जल बोर्ड क्या करते हैं, कुछ जगह पे DSIDC के जो रोड बने हुए हैं उनके नालियों की सफाई करने की जिम्मेदारी MCD को दी जाती है। उसके बाकायदा पैसे भी जाते हैं, भाई 5 साल के आपको पूरी सफाई करनी, पूरा मेंटेन करना, आपके इतने पैसे इस वाले फंड में DSIDC MCD को देगा। ये मेंटेनेंस का होता है। अब जिम्मेदारी किसकी आ गई? MCD को साफ करने की। अब आपको बड़ा जीता जागता उदाहरण बताता हूं मैं। अब मैं एक डिबेट में था कुछ दिन पहले, तो मेरे पास एक पेपर आया था, मैंने निकलवाया था। उस पेपर में क्या देखें कि हमारे यहाँ पे जो साउथ MCD है, इस वाली MCD में बीजेपी के एक थे मित्र थे हमारे, वो कहते हैं देखिए जी हमने पूरी आपके सीवर, पूरी नालियां सब कुछ सफाई कर दी और देखिए मैंने 25,000 मीट्रिक टन सिल्ट उठाई है, जो कूड़ा उसमें से निकलता है ना, निकलती है वो कीचड़ निकलती है। तो मैंने कहा देखिए आपको, आप होमवर्क करके नहीं आए, 25,000 नहीं, आपने 36,000 मीट्रिक टन सिल्ट उठाई है, लेकिन पेपर में उठाई है। देखिए मैंने उनको बोला, मैंने आपको ऑन डिबेट बोला कि मैंने आपको चैलेंज करता हूं, आप मेरे महावीर एन्क्लेव विजय एन्क्लेव में आ जाइए, अगर वहां पे 4 लोग कह दें लगभग 15-20 बार कि आपकी यहाँ पे सफाई करने की MCD वाली गाड़ी आई, मैं चैलेंज करता हूं वो नहीं आए, वो बात से मुकर गए। एक मिनट, स्कूल के जो सामने वाली रोड है, उस रोड के अंदर जितने भी उस रोड के आसपास के घर हैं, वो घर पानी में लबालब भरे हुए थे, ठीक है। और वहां के लोगों से हमने बात की है, अगर आप कहेंगे और आप इस बात से नकारेंगे तो मैं ये वीडियो चला दूंगा। उस वीडियो में बाकायदा वो ट्रॉली है, मिनी ट्रक कहिए आप, जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल की मुस्कुराती हुई फोटो है, दिल्ली जल बोर्ड लिखा हुआ है। वो नाले से गाद निकालते हैं और नाले के बाहर ही छोड़ के चले जाते हैं।
इस अव्यवस्था की उम्मीद दिल्ली वासियों ने आपसे तो नहीं की थी। देखिए इसमें ये टेक्निकलिटी है। एमसीडी जब ये सारा कूड़ा उठाती है, मुंदसिल्ट निकालती है, मैं कूड़े की बात नहीं कर रहा, मैं सीवर की बात की बात कर रहा हूं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जब कीचड़ जब निकलता है तो आज आप देखेंगे, मैं सुबह ही निकल रहा था, यहाँ पे गुरुद्वारे वाली गली पे निकल रहा था, तो वहां पे मैं देख रहा था कीचड़ रोड पे पड़ी हुई है, उन्होंने सफाई करी थी। तो होता क्या है कि वो जब गाड़ियां निकलती हैं तो 400-500 मीटर तक पूरे रोड पे पूरी कीचड़ हो जाती है। बिल्कुल। एक तरफ हम बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान की, एक तरफ कूड़ा कीचड़ कर देते हैं। तो मेरा मानना यह है कि जब एमसीडी में हम आएंगे तो इस तरह की जो चीजें गलत है, तो दिल्ली जल बोर्ड के पास है ना, आप कह रहे हैं हम एमसीडी में आएंगे, दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ी कभी इस तरह की सिल्ट रोड पे नहीं छोड़ती है। अगर मैं वो वीडियो चला दूं कहीं पे ऐसा होगा हम बता दें, ठीक करा देंगे। मैं वीडियो चला दूंगा, आप कहिए, मैं वीडियो चला दूंगा। मैं आपसे देखो लाइव डिबेट में कह रहा हूं, आपके पास अगर ऐसी कोई शिकायत है मुझे बताइए, मैं अपने विधायिका जी से बात करके ठीक करा देंगे। मैं ओपनली कहता हूं, तो मैं आपको कह रहा हूं, सामने फौजी का परिवार है, मुझे दे आप स्कूल के सामने जाइएगा, गली के अंदर ही फौजी का परिवार है, देश की सेवा की, वहां पे आए, उनके घर में इतना पानी था, वो भी वॉशरूम का पानी, वो बेचारे सांस नहीं ले पा रहे थे, उनको प्रॉब्लम थी सांस की, और ये हालत दिल्ली की एक करिश्माई सरकार के दौरान हुआ था। अब बात करते हैं, सबसे पहली बात, हमने दिल्ली में कोविड के क्राइसिस के दौरान हाहाकार देखा है और एक सीएम की लाचारी भी देखी है। एक सीएम जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों को डराने का कार्य कर रहा था। आपको क्या लगता है एमसीडी चुनाव में इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? कोविड वाले मैनेजमेंट में हम भी देख रहे थे, तो आप देश में देखेंगे कि लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा था कि किस वाले राज्य में हो क्या रहा है। भाई अस्पताल का एड्रेस क्या है, भाई वहां पे कितने बेड अवेलेबल हैं, कहीं पर नहीं था। अरविंद केजरीवाल जी मात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कि जनता के सामने आके सच बता रहे थे। भाई देखो हमने एक ऐप बना दिया, उस ऐप पे आपको सारे हॉस्पिटल की लिस्ट आ जा रही थी, उसमें कितने बेड अवेलेबल हैं ये आ जा रहा था, फोन नंबर उसमें सबके सामने आ जा रहे थे। ये वाला काम, मैं भी उस टीम में इन्वॉल्व था, तो ये वाला काम ट्रांसपेरेंसी वाला जो काम था, मैं 30 सेकंड रोक रहा हूँ, जो मैनेज हमने पूरे देश के कंपैरिजन में दिल्ली में किया कोरोना को, वो एक काबिल तारीफ था। लोगों ने बहुत तारीफ करी है उस चीज की, पर ट्रांसपेरेंट था। और जब सीएम की बात आती है तो हम पूरा सरकार जो थी, पूरी सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, वो सरकार इस पे काम पे लगी हुई थी कि हम पूरे दिल्ली के लोगों के लिए बेड अवेलेबल कैसे करा पाए। वो रोजाना बेड बना रहे थे, जगह देख रहे थे। आप क्या होगा कि देखिए, आप जब बेड तो आप बना सकते हो, जो अरविंद केजरीवाल बना रहे थे, डॉक्टर्स कहां से लाओगे? सरकार ये कर रही थी कि डॉक्टर बड़ा लोड था, ट्रांसपेरेंसी जो उसमें सिस्टम में होनी चाहिए थी वो अरविंद केजरीवाल जी ने करी। और ये इस बात का गवाह मैं हूं, बहुत सारे लोगों को हमने हॉस्पिटल तक पहुंचाया। वहीं बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता, इनके नेता घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। अब बात ऑक्सीजन की मैं करता हूं, आपने जब जिक्र कर दिया, अब एकमात्र कोरोना में जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी कि भाई ऑक्सीजन दिल्ली के लोगों को दिलवाना, क्योंकि सारा कंट्रोल ऑक्सीजन का केंद्र सरकार के पास था। जब हॉस्पिटल के, आप देख रहे होंगे, आप तो सब रिपोर्ट कर रहे थे, बहुत सारे हॉस्पिटल के जो मेडिकल डायरेक्टर थे उसके, वो लोग रोते हुए आते थे, भाई हमारे पास तो 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, ऑक्सीजन नहीं हमारे पास, हम ऑक्सीजन कहां से लेके आएंगे? तो आनन फानन में जो सारे हॉस्पिटल थे वो, और दिल्ली की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई, अगर आप मैनेज नहीं कर सकते आप बताइए, हम अपना पैनल नियुक्त कर देते हैं। उसके बाद ये आपको भी जानकारी होगी, लोगों को जानकारी है उस चीज की, कि 15 दिन सारा सुप्रीम कोर्ट में बहस होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये तय हुआ कि नहीं, आप दिल्ली को इतनी ऑक्सीजन देंगे, तब जाके क्राइसिस मैनेज हो पाया। उसी सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑक्सीजन ऑडिट की बात की पवन, तो उसके बाद दिल्ली में अचानक से ऑक्सीजन की कमी खत्म हो गई, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आने लगी। ये पॉलिटिकल बात है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स ऊपर कुछ नहीं है। में सब कुछ पॉलिटिक्स से नहीं, देखिए मुझे लगता है कि कुछ, देखो जब किसी की जिंदगी की बात आए, जिंदगी मौत की बात आए, तो उसमें पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ पॉलिटिक्स। नहीं ठीक है, पर देखिए जब किसी की जिंदगी की बात है ना, पॉलिटिक्स पॉजिटिव होनी चाहिए। हम स्कूल बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, वो पॉलिटिक्स है। हम पॉलिटिक्स में हैं, हम स्कूल अच्छे कर रहे हैं, पूरे देश में नाम रोशन हो रहा है, वो पॉलिटिक्स है, हमने किया। अस्पताल हम अच्छे बनाते हैं, क्यों पॉलिटिक्स में आए, चुनाव लड़े, चुनाव जीते, हमने ठीक किए, ये पॉलिटिक्स है। चूंकि आपने स्कूल की बात की पवन, हमने बचपन में पढ़ा है कि अगर एक लकीर छोटी हो और आपको उससे बड़ी लकीर, मतलब बड़ी लाइन बनानी हो, उसको छोटा करना हो, तो उसे काटते नहीं है, उसके बगल में उससे बड़ी लकीर खींचते हैं। दिल्ली में कितने प्रकार के स्कूल्स हैं? अब मैं आपकी बात करता हूँ। देखो स्कूल, देखो मेरे जैसे, आपके जैसे यूथ है ना,
यूथ के लिए सबसे बड़ी चीज प्रायोरिटी क्या है कि डेवलपमेंट, वो चाहे स्कूल का हो, अस्पताल का हो। ये बड़ा अच्छा हुआ अरविंद केजरीवाल जी के आने के बाद कि एटलीस्ट पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये चीज डिस्कस हो रही है। बहुत बड़ी एक चीज, जब दिल्ली सरकार बनी तो मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी बैठे हुए थे, बोलो जी हमको देश के लिए कुछ अलग करना है। तो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं देखो जी तुम देश के बच्चों को शिक्षित कर दो, बच्चे अपना देश खुद बेहतर बना लेंगे। उसके लिए चाहे 2000 स्कूल बंद करने पड़ते, उसी के दिन अगली बार उसके लिए चाहे 2000 स्कूल बंद करने, कोई स्कूल बंद नहीं किया। मैं आपकी बात बताता हूँ फिर क्या किया कि अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी ने स्कूलों पे काम स्टार्ट करना शुरू किया। आज आप गवाएं, दिल्ली के 2 करोड़ लोग सारे स्कूलों में वैक्सीन लगवाने के लिए गए। अब छोड़ दीजिए हम और आप क्या सोचते हैं, दिल्ली के 2 करोड़ लोग सोचते हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी काम में मोहर लगाई है। अब स्कूल इतने अच्छे हो गए कि बान की मून वहां से लोग आते हैं, यूएस से लोग आते हैं। हम एक तरफ कहते हैं हमको देखो यूएस से सीखना चाहिए, वो आपके इंडिया सीखने के लिए आ रहे हैं। हमने भारत का नाम रोशन किया। एक बात, आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, उत्तराखंड के एक मुख्यमंत्री, उनके शिक्षा मंत्री थे, कौन थे वो, उन्होंने चैलेंज किया था कि हम दिल्ली आपके स्कूल देखने आना चाहते हैं। मनीष सिसोदिया जी अकेले शिक्षा मंत्री थे, मनीष जी, उन्होंने बोला कि ठीक है आप आइए, मैं आपको इनवाइट करता हूं, और वो नहीं आए देखने के लिए। फिर मनीष जी ने बोला कि ठीक है हम आपके उत्तराखंड आते हैं स्कूल देखने का, हम स्कूल दिखाइए। वो स्कूल दिखाने के लिए पहुंचे नहीं वहां पे। पहली चीज, आपकी मैं बात कंप्लीट करता हूं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल क्या है इसको समझिए। मेरे सवाल 30 सेकंड दीजिए, बस 30 सेकंड दीजिए। वहीं जब स्कूल की बात कर रहे हैं, देखो दिल्ली में 2 तरह के स्कूल चलते हैं। एक तो दिल्ली सरकार अपने स्कूल चलाती है, और जो 5वीं तक के स्कूल होते हैं वो एमसीडी चलाती है। आज एमसीडी के अंदर अभी की बात है 2 महीने पहले की, इन्होंने 36 स्कूल थे जो कि इन्होंने प्राइवेट लोगों को बेच दिए। इस तरह की नौबत है। आज दिल्ली के अंदर लगभग 2 लाख बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी स्कूल से निकल के दिल्ली के प्राइवेट स्कूल से निकल के वो सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया उन बच्चों ने। अब ये देखिए, अब ये एग्जाम्पल है, ये सर्टिफिकेट है। दूसरा कोविड क्राइसिस के दौरान लोगों की नौकरियां गई है, ऑनलाइन एजुकेशन उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाया, एग्जामिनेशन हम नहीं कर पाए, एजुकेशन सिस्टम चरमरा गई, बंदा फीस पे नहीं करना चाहता था। तो सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं जो चीज पूछना चाह रहा हूं उसके ऊपर आपको लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप भी अपनी पार्टी की तरह कई बार मुद्दों से डाइवर्ट हो जाते हैं। इस देश में, दिल्ली में बजट स्कूल्स हैं। बजट स्कूल्स हर एक निगम के वार्ड में है। ये स्कूल वो स्कूल हैं जिनकी फीस 2000 तक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वो आप ही की सरकार का लोड उठाते हैं, लेकिन आपने उन स्कूलों की ये हालत कर दी है कि उन स्कूल्स के जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके सुसाइड करने की नौबत आ गई है। 2 सालों से ईडब्ल्यूएस का पैसा उन स्कूलों को नहीं दिया गया है। सो कॉल्ड एजुकेशन को लेकर एक पार्टी जो सबसे ज्यादा अवेयर है, वो दिल्ली में इतने बड़े तंत्र को सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार के लिए ध्वस्त करना चाहती है। देखिए प्रभात भाई, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ मैं आपसे ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं, और उनको कहिए कि जो प्राइवेट लैंड पब्लिक स्कूल के कई ट्रस्ट हैं वो ईडब्ल्यूएस का पैसा चाह रहे हैं। ईडब्ल्यूएस काम कैसे करता है आप सुनिए। पहले क्या होता था कि ईडब्ल्यूएस के जो सारे एडमिशंस होते थे वो बड़े बड़े नेताओं की जेब में होते थे। सर फिर आप गलत जा रहे हैं, फिर आप गलत जा रहे हैं। प्रभात भाई, डीडीए स्कूल से टॉपिक ना, मैं प्राइवेट लैंड की बात कर रहा हूं। लेट मी स्पीक जी। तो पहले क्या होता था कि जितने सारे ईडब्ल्यूएस के एडमिशन होते थे, जो बड़े बड़े नेता उनकी जेब में होते थे। भाई किसी का कोई पीए है तो उसका एडमिशन करा दिया, ये लेटर जाते थे। मैं बहुत सारे सबूत मैं आपको दे दूं। अरविंद केजरीवाल जी जब आए, मनीष सिसोदिया जी ने शिक्षा की कमान जब संभाली, तो क्या किया कि उसमें ट्रांसपेरेंसी लेके आए कि भाई जितने लगभग 35,000 के आसपास यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के एडमिशंस होते हैं दिल्ली में, उसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी लेके आ गए कि सारा एक लकी ड्रॉ निकलेगा सेंट्रली, और वो फिर से आगे लिस्ट पब्लिश हो जाएगी कि भाई आपको इतने एडमिशन करने हैं। और एडमिशन होता कैसे है, आपके 3 एडमिशन आपके जनरल कैटेगरी के नॉर्मल स्कूल ने कर लिया, एक फिर एडमिशन आपका जो होता है ईडब्ल्यूएस का होता है। अब ये ट्रांसपेरेंसी अरविंद केजरीवाल जी ने करी। अब हर चीज पर अगर बीजेपी को ब्लेम करेंगे तो दिल्ली सरकार में आप क्यों बैठे हुए हैं? देखिए, हम और आप जब डिबेट कर रहे हैं, मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम एजुकेशन की डिबेट करने में बड़ी खुशी होती है। भाई एक यूथ एजुकेशन को लेकर बड़ा सेंसिटिव है। तो मैं देखो, जब चुनाव की बात आ रही है, हम भी चुनाव में जाएंगे, तो मैं आज पूछना चाहता हूं कि क्या बीजेपी की एमसीडी अपने स्कूल के नाम पे वोट मांगेगी? तो भाई हम तो अपने स्कूल के नाम पे वोट मांगे, देखो हमने स्कूल अच्छे ठीक कर दिए, आप हमको वोट दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी को लोगों ने वोट दिया है। क्या बीजेपी अपने एमसीडी के स्कूल में वोट मांगेगी? बिल्कुल मांगेगी। बताइए। बिल्कुल मांगेगी। आप मुझे एक कैंपेन दिखा दीजिएगा प्रभात भाई। मैं आपको बताता हूं, शायद आपकी जानकारी में नहीं है, पिछले साल एमसीडी ने साउथ दिल्ली एमसीडी के अंदर 1,11,000 एडमिशन लिए हैं लास्ट ईयर। और उस वक्त जब मेरे साथ में शिक्षा समिति के चेयरमैन बैठे हुए थे, तो मैंने उनको भी यही दलील दी थी कि इस वर्ष आपके लिए एक ऐसा सिस्टम जनरेट हो
गया है कोविड के कारण कि आपके एडमिशन्स में हाइक गई हैं, लेकिन अभी एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत है। आप फिर सवाल से भाग रहे हैं। जिन लकी ड्रॉ सिस्टम की आपने बात की और जिनके ऊपर आपने कमान कसी, वो कहीं ना कहीं वो स्कूल्स हैं जिनके पास बहुत ज्यादा फंड आता है, जो कि सरकारी लैंड पे बने हैं। आपके मेरे एरिया में बहुत छोटे छोटे स्कूल्स हैं, 10 कमरे के स्कूल्स हैं, 20 कमरे के स्कूल्स हैं, जो कि प्राइवेट लैंड पर हैं, जिनकी जमीन सरकार ने नहीं दी है, उनको ये ग्रांट नहीं है उनका। सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा, ये रीइंबर्समेंट है जो सरकार के ऊपर कर्जा है, ना 2020 का दिया गया, और मतलब 2020 की तो फाइल ही स्टार्ट नहीं की गई है और 2019 का खोला नहीं गया। ऐसा मेरी निगाह में कोई ऐसा है नहीं, क्योंकि देखिए अब स्कूल कोर्ट भी गए हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वही स्कूल कोर्ट्स में है। मैं आपको बता दूं, जब बात कोर्ट में है, माननीय न्यायालय में है, तो उसका डिसीजन मैं और आप नहीं कर सकते। मेरी जानकारी में यह है कि ऐसा कोई ग्रांट ऐसा सरकार पे नहीं है, ऐसा रिइंबर्समेंट जो है वो सरकार पे नहीं है। अगर होता तो जो स्कूल सारे कोर्ट गए हुए हैं ना, माननीय न्यायालय उनको ऑर्डर दे देता। अभी सारे दिल्ली के स्कूल, अब मैं आपकी बात बताता हूं, मैं एक लाइन ऐड कर देता हूं। आप देखिए कि जब प्राइवेट स्कूल जब यहाँ पे दिल्ली में अपनी मनमानी कर रहे थे, दिल्ली की इकलौती सरकार ऐसी थी, फोन निकाल रहा हूं, हाँ दिखा दीजिएगा। मैं बात बताता हूं, जब दिल्ली के प्राइवेट स्कूल, देश के प्राइवेट स्कूल की बात कर सकते हैं, जो लूट का धंधा चला रहे थे, दिल्ली की इकलौती सरकार ऐसी है जिन्होंने कहा कि हम फीस नहीं बढ़ने देंगे, आप फीस बढ़ाओगे तो सरकार से अप्रूवल लोगे, आप बताओगे किस लिए फीस आप बढ़ा रहे हो। वो सारे स्कूल आप हाई कोर्ट चले गए कि भाई फीस नहीं बढ़ने देंगे, ठीक है। उसके बाद में माननीय कोर्ट ने आदेश दे दिया कि नहीं, स्कूल कह रहे हैं वो ठीक है। फिर दिल्ली सरकार और दिल्ली के कुछ पेरेंट्स थे, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब ये वाला केस सुप्रीम कोर्ट में है, मतलब कोर्ट में ये वाला केस अभी पेंडिंग चल रहा है। तो अगर इस पे कोई ऐसा होगा तो वो कोर्ट में गए हुए हैं, ये डिसीजन कोर्ट में हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। अब मैं आपकी एक बात पे आता हूं, देखो क्षेत्रीय मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, अब क्षेत्रीय की बात करेंगे। आज हमारे एरिया में लोग बड़े परेशान रहते हैं, हम जो लोग मकान बनाते हैं, जैसे क्या होता है, जो एक मिनट बस मैं आपसे समय लूंगा। हाँ। मैं सिर्फ 1 मिनट आपको वो प्रूफ दिखा दूं जिसके अंदर जो है लगातार हरदीप पुरी जी से, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट लैंड के अरविंद केजरीवाल से, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से, ये देखिए एक संस्था है, शायद आप इसको पढ़ पाएंगे, मैं इसको अपने जो व्यूअर्स हैं उनके लिए लगा भी दूंगा कि किस तरीके से दिल्ली में जो सरकार एजुकेशन को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक, ये मैटर कोर्ट में है, इस पे हम कुछ कह नहीं सकते। कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करना थोड़ा वाजिब नहीं होगा। कोर्ट में क्यों गए हैं? 2019 का उनका पैसा बनता है, आपने किसी ना किसी कारण से नहीं दिया। देखिए मैं एमसीडी, सुनिए इसमें देखिए जब मैं एमसीडी के साथ, एमसीडी के किसी एम्प्लॉय के साथ या किसी नेता के साथ बातचीत करता हूं तो उन्हें भी एक ही सवाल पूछता हूं कि प्राइवेट लैंड स्कूल वालों का पैसा आप 1 साल तक अपने अकाउंट में क्यों रखते हैं, जिसकी बात आप लोग नहीं उठा रहे हैं, इसलिए हमें उठानी पड़ रही है। और काफी लंबा ये इंटरव्यू वैसे भी हो चुका है। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवन शर्मा को देश का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान तो चुनाव लड़ने की इजाजत देता है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने की इजाजत देगी, ये भविष्य के घर में है। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो और पवन शर्मा से आपके जो भी सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। हम इनको इतनी आसानी से बच के नहीं जाने देंगे। माना कि यह अलग अलग जगहों पे चुनावी कैंपेन मैनेजमेंट में बिजी रहते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में भी लाने की कोशिश पूरी की जाएगी। धन्यवाद।